वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स अपने लाइट एनर्जी को यूज करके सोलर मींस लाइट एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी, सनलाइट सिंथेसाइज करते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अपने शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो उनका खाना होता है। ये क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसी की वजह से सारे लाइफ चलते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई लाइफ जिंदा नहीं रह पाएगी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिपेंड होते हैं सनलाइट फॉर एनर्जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम देखें फूड वेब या फूड चेन अगर हम देखें, फूड वेब देखें तो क्या होगा? हम देखेंगे कि जो ये ग्रास है, ग्रास से फिर उसको डियर खा रहा है, डियर को फिर लॉयन खा रहा है। ये ग्रास है, ग्रास को मीन्स सब्जियां वब्जियां जो होती हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली सब्जियों के जो रूप में यूज कर ले रहा है। ये लोग वेजिटेरियन की बात हो गई। फिर अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो क्या होगा? पहले जो ग्रास होगी, ग्रास को पहले गोट खाएगा, गोट को फिर ह्यूमन बींग खा ले रहा है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस बेसिक यूनिट है लाइफ का हमारे पृथ्वी पे। फिर क्या है? हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी सोर्स है ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को टू द एटमोस्फेयर, जिससे हम सांस ले पाते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस हम देख रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है? जैसा आप देख रहे हैं, एक हमने variegated or leaf partially covered with black paper that was exposed to light। partially cover हुआ और फिर उसको सनलाइट के एक्सपोजर में रखे हुए हैं। टेस्ट द लीव्स फॉर स्टार्च। उस लीव्स को स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे। ये शो करता है कि फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में ऑफ द लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट। पहला हमने देखा जो ग्रीन पार्ट है उसमें ही सनलाइट प्रेजेंट है, और जो पार्ट येलो एरिया हो चुका है वो अनइफेक्टेड है, वो बाय स्टार्च कलरलेस हो गया, और जो जिसमें स्टार्च था वो ब्लैक पड़ गया। ये क्या है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और लीफ की वैरायटी पे जहाँ पे स्टार्च था और जहाँ पे नहीं था ये पता लगा लिया हमने। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं। अ पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक पार्ट लीफ का इनक्लोज हुआ टेस्ट ट्यूब में, जो कंटेन किया ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम देख रहे हैं कि ये जो है क्या है? KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विच एब्जॉर्ब CO2, जो कि CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है। द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, और अदर हाफ क्या है? एक्सपोज टू एयर है। ये हम देख रहे हैं ये KOH में डूबा हुआ है, और ये कहाँ है? अदर हाफ कहाँ है? बाहर की तरफ है। फिर हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पे हमने KOH डुबा के हाफ पार्ट को सनलाइट मीन्स KOH के प्रेजेंस में है और हाफ पार्ट एयर की प्रेजेंस में है। टेस्ट द लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और जो है एयर में वो तो उसको सनलाइट मिल रहा है, और जो अंदर की तरफ है उससे सनलाइट नहीं मिल रहा है। एक्सपोज पास, तो जो एक्सपोज पास पार्ट है वो क्या करेगा? पॉजिटिव शो करेगा, पॉजिटिव स्टार्च के लिए रहेगा, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और जो पार्ट ट्यूब के अंदर है वो नेगेटिव शो करेगा। ये प्रूफ करता है जैसे कि CO2 इज रिक्वायर्ड, CO2 रिक्वायर्ड होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्टले 1770 में। अब हम देख रहे हैं 1770 में जोसेफ प्रिस्टले जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने एक मिंट प्लांट रखा इन अ जार। ही फाउंड दैट माउस स्टे अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। पहले उन्होंने देखा एक माउस को रखा, एक कैंडल को रखा, तो दोनों कैंडल भी बुझ गया, माउस भी मर गया। फिर जब मिंट को रखा तो देखा कि कैंडल भी जल रहा है, प्लांट पार्ट भी ग्रो कर रहा है इजीली। फिर देखे ही हाइपोथेसिस
that plant restore to air whatever breathing animals and burning candle remove. ये जो कैंडल है वो CO2 छोड़ता है और ये CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है ये प्लांट, और ये ऑक्सीजन रेड के काम आ रहा है और ये जलने में भी कैंडल के काम आ रहा है। फिर हम देखेंगे जैन इंजन हाउस 1730 टू 1799। उन्होंने कंक्लूड किया द सेम एक्सपेरिमेंट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। एंजल हाउस जो थे जैन इंजन हाउस, सनलाइट एसेंशियल होता है प्लांट के लिए एयर को प्यूरिफाई करने में। ये रिपीट करिए एक्सपेरिमेंट ब्राइट सनलाइट में, तो उन्होंने देखा स्मॉल बबल्स फॉर्म हुए अराउंड ग्रीन पार्ट, स्मॉल बबल्स फॉर्म्स अराउंड ग्रीन पार्ट व्हाइल इन द डार्क डिडंट, और वो डार्क में वो नहीं किए। उन्होंने एक बार सनलाइट में रखा, एक डार्कनेस में रखा, तो जब देखे कि वो सनलाइट में क्यों बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वो ग्रीन पार्ट बना रहे हैं, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। लेटर ही आइडेंटिफाई, उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किया, ही शोज दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, बस जो ग्रीन प्लांट है पार्ट है प्लांट का वो रिलीज करता है ऑक्सीजन को। फिर एक्सपेरिमेंट में जूलियस वॉन सॉक्स 1854 में उन्होंने प्रूव किया ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड, ग्लूकोज प्रिपेयर्ड होता है व्हेन प्लांट्स ग्रो, जब प्लांट ग्रो होते हैं और यूजुअली स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। क्लोरोफिल इज लोकेटेड होंगे स्पेशल बॉडीज में, कहाँ लोकेटेड होंगे, क्लोरोप्लास्ट में। ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ग्लूकोज जो है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। इंजन हाउस, इन्होंने एसैक से हम लोग स्टार्च भी याद रखेंगे, और जो क्लोरोफिल है कहाँ लोकेटेड होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है। अब हम देख रहे हैं TW एंजलमैन, इन्होंने स्प्लिट किया लाइट प्रिज्म को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में और इलिमिनेट किया ग्रीन एल्गे। क्लैडोफोरा प्लेस्ड इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया की सस्पेंशन में रखा। क्लैडोफोरा क्या है, ग्रीन एल्गे होता है। और फिर क्या किया, ये कौन सी बैक्टीरिया थी, एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करती हैं। द बैक्टीरिया वी यूज टू डिटेक्ट साइट्स फॉर ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, और जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है उसके डिटेक्शन में वो मदद किए। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया एक्युमुलेट होते हैं ब्लू और रेड लाइट में ही एक्युमुलेट हो रहा है जो बैक्टीरिया है। इट वॉज फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पहला डिस्क्राइब किया एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस के एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल, स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। जैसे ये प्रिज्म है, ये सनलाइट यहाँ से जा रहा है, सनलाइट, फिर ये क्या है, ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लैडोफोरा को रखा, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया जो भी थे वो एरोबिक बैक्टीरिया, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरोगाइरा जो भी है, एल्गे यहाँ रखा। तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं ब्लू और रेड लाइट में। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडिल में इट डिस्कवर दैट प्लांट यूज लाइट एनर्जी, प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं टू मेक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को बनाने में फ्रॉम CO2 एंड H2O। इंपेरिकल 19th सेंचुरी में क्या हुआ, डिस्कवर किए प्लांट यूज लाइट एनर्जी, प्लांट यूज करते हैं लाइट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बनता है, कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट, ये बन रहा है कैसे बन रहा है, CO2 H2O की हेल्प से, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट होता है CH2O से, वो कार्बोहाइड्रेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो, और जो है कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज का फॉर्म है। फिर एक्सपेरिमेंट हमने देखा, एक्सपेरिमेंट बाय कॉर्नेलियस वॉन नील 1897 से 1985 में। वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, कंक्लूडेड सम स्टडीज इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। जो वॉन नील थे, वॉन नील क्या थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट।
एग्जाम में पूछ सकता है, नीट एग्जाम में। कंक्लूड किए कि सम स्टडीज इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया पे अपना स्टडी किए, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, ठीक है। He demonstrated that photosynthesis is light dependent reaction। जो photosynthesis है वो क्या है, light dependent reaction है, जहाँ पे कार्बो इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो हाइड्रोजन है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड में रिड्यूस करता है CO2 को टू कार्बोहाइड्रेट। दिस कैन बी एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, 2H2A CO2 सनलाइट की प्रेजेंस में 2A CH2O H2O बन जाएगा, H2O निकल के आ रहा है। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यहाँ पे शो हो रहा है, वॉनेल का एक्सपेरिमेंट 1897 टू 1985। फिर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस, साइट्स एंड पिगमेंट, पार्ट 2 इसका स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। अभी तक हमने देखा कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कैसे कैसे करके अपना एक्सपेरिमेंट बताए, जैसे कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में स्टार्च का टेस्ट हुआ, ग्रीन प्लांट में स्टार्च बनता है। फिर हमने देखा कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक यूएस जहाँ पे था, जो कि ऑब्जर्व कर रहा था CO2 को, वहाँ पे जो एक्सपोज पास था वहीं पे स्टार्च मिला, अदरवाइज स्टार्च नहीं मिला हमें। जो जोसेफ टिस्टले का एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था कि हमें प्लांट रिस्टोर करता है एयर को, जो कि ब्रीथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल जो रिमूव कर देते हैं वो प्लांट रिस्टोर करके उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट बाय इंडियन हाउस के द्वारा हुआ था, जो उन्होंने पहले डार्कनेस में रखा, फिर लाइट में रखा। उसके बाद हमने देखा कि जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। वो डार्क में ऐसा फॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो होता है ग्रीन पार्ट, बस वहीं से ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन। फिर हमने देखा जो जूलियस वॉन सैक्स थे, ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में जब प्लांट एक्चुअली ग्रो होते हैं, और वो ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और जो क्लोरोफिल होता है लोकेटेड होता है स्पेशल बॉडीज में, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ग्लूकोज कहाँ पे बनता है, ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन पार्ट है वहां पे बनता है। फिर हमने देखा TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट 1843 से 1909 में। उन्होंने स्प्लिट किया लाइट को प्रिज्म का यूज करके, लाइट को स्प्लिट प्रिज्म का यूज किया, और ये जो लाइट को है ये मतलब इसको प्रिज्म जो है उससे ऐसे यहाँ पे लाइट हमें दिख रहा है, और जो रेड और जो ब्लू पार्ट है वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं। और ये क्या हुआ, क्लेडोफोरा, बस ब्लू और रेड लाइट में जो है बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, एक्युमुलेट हुए थे वहां पे। ये क्या था, फर्स्ट ही मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम के द्वारा ऐसा किया गया। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसका था, क्लोरोफिल A एंड B का था। फिर उन्होंने देखा 19वीं सेंचुरी में प्लांट यूज करते हैं लाइट एनर्जी को, उससे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, CO2 और H2O की हेल्प से। फिर वॉनिल का जो एक्सपेरिमेंट था, वॉनिल ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया का यूज किया, उस पर स्टडी की, और स्टडी करके बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन फॉर्म अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो कि टोटल कंपाउंड रिड्यूस करता है CO2 को कार्बोहाइड्रेट में। अब हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने रिवाइज कर लिए, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हम बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए रिवाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस, साइट एंड पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस takes place in green leaves. Photosynthesis takes place in green leaves and other parts of the plant. जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है, और जो अदर ग्रीन प्लांट्स है पार्ट है प्लांट के वहां पे होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। और क्लोरोप्लास्ट होता है बात कर रहे हैं, लेकिन होता कहाँ है ये नहीं बात कर रहे हैं।
वो प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स के। इट हेल्प्स टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और इससे क्या होता है, ऑप्टिमम क्वांटिटी जब मिलेगी तभी ना प्लांट अच्छे से काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें क्या कंजिस्ट करता है, ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। इसमें कंजिस्ट करता है ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। ओके, ग्रेना हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये पार्ट जो है ग्रेना है। स्ट्रोमा लैमेली हम देख रहे हैं, स्ट्रोमा लैमेली। क्लोरोप्लास्ट के पास मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, इसमें ग्रेना होता है, स्ट्रोमा लैमेली होता है, फ्लूइड स्ट्रोमा होता है। उसके बाद हर ग्रेना क्या है, ग्रेना है क्या है, वो ग्रुप है मेम्ब्रेनस बाउंड सैक। मेम्ब्रेनस बाउंड सैक जिसको हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड सिंगल है, ये है क्या है, सिंगली थैलाकॉइड है। और जो ग्रुप बन जा रहा है वो हम क्या कह रहे हैं, वो पूरा जो गुच्छा है, पूरे गुच्छे को हम ग्रेना कहते हैं। हर ग्रेना है ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस। हर ग्रेना क्या करता है, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सैक, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस सैक जिसको हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं। दे कंटेन लीफ पिगमेंट, और वो क्या कंटेन करता है, लीफ पिगमेंट को कंटेन करता है अपने अंदर। जो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, वो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है लाइट एनर्जी को, ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को और सिंथेसाइज करता है एटीपी और एनएडीपीएच को। मेम्ब्रेनस सिस्टम ट्रैप कर लेगा लाइट एनर्जी को और सिंथेसाइज करेगा एटीपी एंड एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन है, ये क्या करेगा, ट्रैप कर ले रहा है लाइट को, उसके बाद सिंथेसाइज कर रहा है एटीपी एनएडीपीएच को, इसी हम लोगों को लाइट रिएक्शन बोलते हैं। स्ट्रोमा में इंजाइमेटिक स्ट्रोमा में इंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट होते हैं। CO2 इनटू द प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग शुगर, वहां पे सिंथेसाइज होता है शुगर का। फिर क्या होता है, स्टार्च फॉर्म होता है, इसी को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इट डज नॉट मीन दैट दे ऑकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट। इसका मतलब डार्क रिएक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डार्कनेस में होता है और लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम ये देख रहे हैं, पहले क्या है, पिगमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एब्जॉर्व करते हैं लाइट को, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की। लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, शो करता है फॉलोइंग लीफ पिगमेंट को क्रोमेटोग्राम में। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ब्राइट और ब्लू ग्रीन है। क्लोरोफिल क्या है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी क्या है, येलो ग्रीन। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन हो जाएगा। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, और ज़ैंथोफिल येलो है, और कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज है। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स हम लोग एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट। और फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट, ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ में, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी। ये एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे ए के पास। ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करेंगे और ए के पास भेज देंगे। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इसीलिए कैरोटीन ज़ैंथोफिल इधर से प्रोटेक्ट कर रहा है और क्लोरोफिल भी इधर से प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, क्लोरोफिल ए को। ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट, और ये क्या है, क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट है। पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो कंजिस्ट करता है क्लोजली शोइंग फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ है, ब्लू एंड रेड रीजन में। ब्लू और रेड रीजन में देखने को मिलता है कि जो क्लोरोफिल का सिंथेसिस है मैक्सिमम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ग्राफ शोज दैट क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट। क्लोरोफिल ए क्या है, चीफ पिगमेंट है, जहां पे एसोसिएटेड हो रहा है फोटोसिंथेसिस से। फोटो सिस्टम क्या है, पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फोटो सिस्टम। पिगमेंट्स कहाँ है, ऑर्गेनाइज है दो फोटो सिस्टम में, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2।
फोटो सिस्टम 1 में और फोटो सिस्टम सेकेंड में। दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। इस हर जो फोटो सिस्टम है वहां पे क्या है, क्लोरोफिल है एंड एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो कि बाउंड होते हैं प्रोटीन से। फोटो सिस्टम जितने भी पिगमेंट है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, जितने भी फोटो पिगमेंट है एक को छोड़ के, जिसको कौन सा नाम है, क्लोरोफिल है, फॉर्म अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC और एंटीना हम इसे बोल सकते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए जिसको वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। क्लोरोफिल 1 जो है रिएक्शन सेंटर है जो कि एब्जॉर्व करता है लाइट को 700 नैनोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं P700। और जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो क्या करता है, रिएक्शन सेंटर होता है, एब्जॉर्व करता है लाइट को 680 नैनोमीटर में। अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। जो लाइट रिएक्शन होते हैं उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं। लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, ADP और NADPH क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जब फोटो सिस्टम सेकेंड जो है एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को 680 नैनोमीटर का, फोटो सिस्टम सेकेंड बोलते हैं 680 नैनोमीटर, मन में आना चाहिए 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होंगे, फिर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएंगे ETS में। यहाँ से लाइट गया इधर गया फोटो सिस्टम सेकेंड में, फोटो सिस्टम सेकेंड के बाद कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासिस टू इलेक्ट्रॉन, हाँ हो गया। जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, फिर क्या हो रहा है, ये डाउन हिल नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए डाउन हिल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ओके, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास, यहाँ पे भी हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है PS1 के पास, 700 के पास। फिर क्या हो रहा है, फोटोलिसिस हो रहा है। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड में, लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वाटर स्प्लिट होता है इंटू H+O इलेक्ट्रॉन में। वाटर स्प्लिट हो रहा है 4H+O2 और 4 इलेक्ट्रॉन में। ओके, बैलेंस हो जा रहा है, 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे बैलेंस करके 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन आ रहा है। जो फोटो सिस्टम सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। और यहाँ पे जो वाटर का स्प्लिटेंस हो रहा है वहां से कंटिन्यूअसली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जा रहा है। जो फोटो सिस्टम है सेकेंड प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस, और जो फोटो सिस्टम सेकेंड वो रिप्लेस करता मतलब प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है फोटो सिस्टम 1 से। जो प्रोटॉन हुए हैं वहां पे यूज टू रिड्यूस, वो रिड्यूस कर रहे हैं NADP को NADPH में। ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रहा है इसमें, फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ। फिर क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो सिंथेसिस है ATP का बाय सेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ATP की सिंथेसिस को हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ATP का फॉर्मेशन ADP के प्रेजेंस में इन क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब होता है इसमें हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये 2 वे में होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। हम साइक्लिक देख रहे हैं, ये ऑकर होगा जब 2 फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, 2 फोटो सिस्टम सीरीज में काम करेंगे। फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकेंड और उसके बाद फोटो सिस्टम 1 में थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में सीन इन द Z स्कीम। फिर इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे Z स्कीम बोलते हैं। अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो क्या होगा, ये Z की तरह दिखाई देगा उल्टा। ये N अभी तो दिख रहा है सामने से, पर उसको उल्टा करे तो हमें Z की तरह ये दिख रहा है। ऐसे करके देखे Z की तरह दिख रहा है हमें, अगर हम इस साइड से देखें तो। जहाँ पे ATP और NADPH सिंथेसाइज होंगे, ये क्या है, नॉन साइक्लिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय फोटो सिस्टम से डू नॉट कम बैक इट
बट पास ऑन टू NADP। और यहाँ से क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड जो ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दोबारा से इस फोटो सिस्टम सेकेंड के पास नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये नॉन साइक्लिक है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैम्बली में। यहाँ पे बस फोटो सिस्टम 1 ही काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर्कुलेट होते हैं विद इन फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में ही एन ATP सिंथेसिस ऑकर। ATP सिंथेसिस होता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। जो लैमेला है ग्रेना का, उसके पास फोटो सिस्टम 1 है एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। लैमेला ग्रेना का है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। जो स्ट्रोमा लैम्बली है लैक करता है फोटो सिस्टम सेकेंड एंड NADP रिडक्टेस। स्ट्रोमा लैम्बली के पास क्या है? उसके पास लैम्बली के पास है जो लैम्बला है ग्रेना का, उसके पास फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होता है लैम्बला जो है। ओके। और जो ग्रेना है स्ट्रोमा, ये मतलब ग्रेना, इसके ग्राना लैम्बली फोटो सिस्टम 1 एंड 2 दोनों है, लेकिन स्ट्रोमा के पास स्ट्रोमा लैम्बली लैक। स्ट्रोमा के पास क्या है? PS सेकेंड और NADP रिडक्टेस एब्सेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके। द स्ट्रोमा लैम्बली, जो स्ट्रोमा लैम्बली होता है, द स्ट्रोमा लैम्बली मेम्ब्रेन्स लैक फोटो सिस्टम सेकेंड एंड NADP रिडक्टेस। फोटो सिस्टम सेकेंड और NADP रिडक्टेस है। जो इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP प्लस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पास नहीं होते हैं NAD प्लस में, लेकिन ये क्या करते हैं, साइकिल बैक हो जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओनली ATP सिंथेसाइज, बस ATP ही सिंथेसाइज होता है, नो NADPH और H प्लस सिंथेसाइज नहीं होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो ऑकर जब लाइट वेवलेंथ 680 नैनोमीटर अवेलेबल, उससे ज़्यादा अगर अवेलेबल है तभी फोटो सिस्टम में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 680 से ज़्यादा का मतलब होगा P700 यूज होगा। ओके, PS सेकेंड यूज होगा यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। ये मैकेनिज्म को बताता है जो कि ATP सिंथेसिस होता है जब क्लोरोप्लास्ट में। कीमोऑस्मोसिस, कीमोऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट होता है आयंस का जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इट ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कीमोऑस्मोसिस नीड अ मेम्ब्रेन। कीमोऑस्मोसिस के पास क्या जरूरत है? मेम्ब्रेन की। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन पंप की, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की अक्रॉस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एंड ATP सिंथेसिस का। किसकी जरूरत होगी? प्रोटॉन पंप की। ओके, प्रोटॉन ग्रेडियंट की, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को पार करके आए, और ATP सिंथेसिस की जरूरत होगी यहाँ पे। 3 चीजों की समझ गए हम। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और जो स्प्लिटिंग है वाटर का वो कहाँ हो रहा है? अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर साइड में हो रहा है। सो द प्रोटॉन एक्युमुलेट्स इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड जो है वहां पे प्रोटॉन का एक्युमुलेशन हो रहा है, क्योंकि अंदर में ही वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फोटो सिस्टम से, जो प्रोटॉन है आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होंगे मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये ऐसा क्यों रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है? फ्रॉम द स्ट्रोमा फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन इज, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है लोकेटेड है आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉन टू एन हाइड्रोजन कैरियर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मीन्स फोटो सिस्टम सेकेंड है, वो लोकेटेड है आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन कैरियर में। कैरियर हाइड्रोजन कैरियर प्लास्टोक्यूनिन है। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है रिमूव करेंगे एक प्रोटॉन स्ट्रोमा से, ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव करेंगे प्रोटॉन को स्ट्रोमा से। जब
प्रोटॉन को रिमूव करेंगे जब से कि वो ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन का। जब मॉलिक्यूल passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, जब मॉलिक्यूल पास करेंगे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन इज रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन रिलीज होगा इन द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन रिलीज होगा कहाँ होगा? ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ रिलीज होगा। ओके, यहाँ पे एक लाइन है जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू एन हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन कैरियर क्या है? मीन्स प्लास्टोक्यूनोन है। फिर हम देखेंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फोटो सिस्टम से, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे? मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। इट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखेंगे क्या रीजन है। द NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये बाहर की तरफ दिख रहा है। NADP रिडक्टेज एंजाइम है कमिंग फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, और वो कहाँ से आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो फोटोसिस्टम 1 से आ रहा है। प्रोटॉन आर नेसेसरी टू रिड्यूस NADP, और NADP जो प्रोटॉन है वो बहुत ही जरूरी होता है रिड्यूस करने के लिए NADP को। दिस प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव्ड, और ये प्रोटॉन कहाँ रिमूव हो जाएंगे? स्ट्रोमा में। जहाँ पे प्रोटॉन है स्ट्रोमा में डिक्रीज, तो ये स्ट्रोमा से जा रहे हैं तो स्ट्रोमा में कम होंगे, बट ल्यूमन में बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन एक्मुलेट होता जाएगा। इट क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये क्रिएट करेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट को अक्रॉस द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्रिएट करेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट को थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में, एंड डिक्रीजेज इन द ल्यूमेन, और डिक्रीज हो जाएगा ल्यूमेन में। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट जब होगा लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ ATP बाय ATP सिंथेसिस एंजाइम। जब ब्रेक डाउन होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का, लीड करेगा सिंथेसिस ऑफ ATP बाय ATP सिंथेसिस एंजाइम में। जो ATP सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जो ATP सिंथेसिस है कंसिस्ट करेगा 2 पार्ट में। CF नॉट जो इम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, और फॉर्म्स करता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल को। ये कैरी करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है प्रोटॉन को मतलब ट्रांसफर कराएगा स्ट्रोमा अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। इट रिजल्ट इन यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकडाउन ग्रेडियंट होगा, वहां से दूसरी जगह जाएंगे। CF1 क्या है? प्रोट्यूस मीन्स जो अंदर में इलेक्ट्रॉन जो एक्मुलेट हो रहा है वो स्ट्रोमा की तरफ आ रहे हैं ना। CF1 प्रोड्यूस ऑन द आउटर सरफेस, और जो CF1 है आउटर सरफेस की तरफ है। जो एनर्जी द एनर्जी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट, जो एनर्जी है ब्रेकडाउन ग्रेडियंट की वजह से क्या करेगी? कन्फर्मेशनल चेंज करेगी। CF1 यहाँ पे चेंजेस आएंगे। इट मेक्स द एंजाइम टू सिंथेसिस, और यहाँ से क्या होगा? ATP का सिंथेसिस होगा। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मिलके क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। इट एनर्जी यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, और एनर्जी यूज होगी पंप करने के लिए प्रोटॉन मेम्ब्रेन। ये क्रिएट करेगा ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। ग्रेडियंट क्रिएट करेगा और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थायलाकॉइड ल्यूमेन। ATP सिंथेसाइज होगा चैनल को, डिफ्यूजन होगा प्रोटॉन का बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस रिलीज एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेसिस, और ये क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए ATP सिंथेसिस, जो कैटेलाइज करेगा फॉर्मेशन ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज हम देख रहे हैं। डार्क रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADP एंड CO2। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन होंगे। डार्क रिएक्शन क्या करता है? यूज करता है ATP और NADPH का, जो बनता है लाइट रिएक्शन में वो यहाँ पे यूज होता है। ड्राइव द प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड शुगर। ओके, द फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं लाइट पे, पर उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है। इट कैन बी वेरीफाइड एज फॉलोज। आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू होता है कुछ देर के लिए रात में। इफ लाइट इज अवेलेबल, तो क्या है? जो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज, CO2 कंबाइन होता है H2O के साथ, फॉर्म करेगा CH2 शुगर। ये क्या है?
CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है। C3 पाथवे क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का। C3 ऑर्गेनिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेल्विन केल्विन डिस्कवर्ड करता है C4 को। जो मेल्विन केल्विन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया C14 एल्गल फोटोसिंथेसिस में। C4 पाथवे क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका क्या होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड OAA। C4 एसिड बोलते हैं या फिर OAA बोलते हैं, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और जो यहाँ पे क्या है, CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। C3 पाथवे केल्विन साइकिल। ये जो C3 और C4 पाथवे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इट ऑकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, या तो C4 हो या C3 हो, सब में होता है यह C3 पाथवे केल्विन साइकिल। इसका स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रिजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन है RUBP, रिबोनुक्लेइक बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्या है, 5 कार्बन शुगर होता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, CO2 RUBP CO2 को एक्सेप्ट कर लिया। ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। CO2 इज फिक्स्ड बाय RUBP, और जो CO2 है वो फिक्स्ड होगा RUBP से। उसके बाद 2 ये क्या होगा, यहाँ पे RUBP CO2 से फिक्स हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, और फिक्स हो जा रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, RUBP कार्बोक्सिलेज। ओके, ये क्या है, दिस एंजाइम्स आल्सो एज एन ऑक्सीडेशन एक्टिविटी, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एक्टिविटी है, इसलिए RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रूबिस्को बोलते हैं। और रूबिस्को है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद क्या है, कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होता है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या है, सीरीज ऑफ रिएक्शन का, लीडिंग टू ग्लूकोज फॉर्मेशन, जहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के, एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन के। पर CO2 मॉलिक्यूल आर यूज्ड होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर फॉस्फोराइलेशन और 2 NADPH रिडक्शन के लिए। फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल, फिक्सेशन होगा 6 मॉलिक्यूल का, 6 टर्न ऑफ साइकिल्स नीडेड होंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हटाने के लिए। रिजेनरेशन होगा RUBP का, ये क्रूशियल स्टेप होता है, कंटिन्यूशन साइकिल का होता है। इट रिक्वायर 1 ATP फॉर फोटोलाइजेशन, और ये रिक्वायर करता है एक ATP का फॉर्मेशन का फोटोलाइजेशन से करना। Hence for CO2 molecule 3 ATP molecules or 2 NADPH are required होंगे, probably to meet the difference in number of ATP and NADP used in dark reaction। और जो डार्क रिएक्शन में होंगे ये कहाँ होंगे, यूज होंगे। टू मेक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न ऑफ साइकिल की जरूरत होती है। C3 पाथवे में क्या होता है, जैसे इन होगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 18 ATP होगा तो 18 ADP भी बनेगा, 12 NADPH बनेगा तो 12 NADP भी बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं C4 पाथवे, हैच एंड स्लिक पाथवे। ये प्रेजेंट होता है ट्राई ट्रॉपिकल रीजन में। ये यूज होता है C3 पाथवे, मेन फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। जो लार्ज क्लोरोफिल है अराउंड वस्कुलर बंडल ऑफ C4, उसको हम लोग बंडल शीट सेल्स बोलते हैं। इसे हम लोग इसकी एनाटॉमी को क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं। ये जो एनाटॉमी है उसको हम लोग क्रैंस एनाटॉमी बोलते हैं। जो बंडल शीट सेल्स होते हैं सेवरल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं वस्कुलर बंडल के अराउंड में। जो बंडल शीट यहाँ पे हम देख रहे हैं, वस्कुलर बंडल शीट विथ क्लोरोप्लास्ट जो है, यहाँ पे वस्कुलर बंडल है, और यहाँ ये क्या करेगा, सेवरल लेयर फॉर्म कर दे रहा है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं, थिक वॉल होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज ना हो, इसीलिए इसका कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। ये कहाँ हो रहा है, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पानी की कमी होती है, इस वजह से ऐसा प्रोसेस बनाया गया है, भगवान ने बनाया है। जो स्टेप है हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है ये क्या है, C4 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, PEP, ये याद रखेंगे। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल सीन इन मेसोफिल सेल्स। PEP कहाँ देखने को मिलेगा, 3 कार्बन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है मेसोफिल सेल्स में। जो ये एंजाइम है इसको फिक्सेशन के लिए PEP केस की जरूरत है। कार्बोक्सिलेज मेसोफिल सेल्स लैक करता है रूबिस्को एंजाइम में। C4 एसिड ऑक्सलो एसिडिक एसिड फॉर्म होगा मेसोफिल सेल्स में। ये फॉर्म करेगा 4 कार्बन एसिड जैसे कि मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड।
दे आर ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ सेल में। इन बंडल शीथ सेल्स C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन, C4 एसिड होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, रिलीज करेंगे CO2 and C3 molecule. C3 molecule is transported back to mesophyll cell. जो C3 molecule है ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएंगे मेसोफिल सेल्स में, जहाँ पे C3 जो मॉलिक्यूल है वो C3 मॉलिक्यूल क्या है, PEP, ट्रांसफर हो जा रहा है मेसोफिल सेल्स में, कन्वर्ट हो जा रहा है PEP में अगेन में। जो ये क्या करेगा, जो CO2 रिलीज होगा इंटर करेगा C3 साइकिल में, बंडल से रिच होंगे रुबिस्को में, बट यहाँ पे पेप्केज का कमी होगा, वहाँ पे होगा नहीं। जो C3 पाथवे है कॉमन है, कैल्विन पाथवे कॉमन है C3 और C4 दोनों में। जो स्पेशल क्यों है C4 प्लांट, इसके पास एक लीफ एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी, टॉलरेट करेगा हाई टेम्परेचर को, रिस्पॉन्स करेगा हाई लाइट को, लैक करेगा फोटो रेस्पिरेशन, ग्रेट प्रोडक्टिविटी होगी बायोमास की, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग C2 साइकिल भी बोलते हैं। ये क्या है, कैल्विन पाथवे। RUBP कंबाइन हो जाएगा CO2 के साथ रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, 2 मॉलिक्यूल 3 PGA का बना देगा। एक्टिव साइट्स ऑफ रुबिस्को कैन बाइंड विथ, जो एक्टिव साइट्स है रुबिस्को का बाइंड कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हिंस द नेम। जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं, रुबिस्को ग्रेटर एफिनिटी होती है। रुबिस्को किसके साथ ज्यादा बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी, इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। ये क्या हुआ, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव, रिलेटिव कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन दोनों है, तो किससे बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से नहीं बाइंड करेगा। इसीलिए रिलेटिव मतलब कंपटीशन है इन लोगों में। C3 प्लांट होगा, बाइंड हो जाएगा। C3 प्लांट में ऑक्सीजन बाइंड होता है रुबिस्को के साथ, इसीलिए CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, RUP बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ठीक है, इस वर्ड पे फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे नो सिंथेसिस ऑफ शुगर होगा, ATP और NADPH। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ये इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ से, ऑक्सीजन का यूज करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे ATP का खर्चा हो रहा है अलग से, जो पैसा है करेंसी, उसका खर्चा भी हो रहा है। C4 plant photo respiration does not occur. They can increase CO2 concentration at the enzyme site. CO2 concentration को increase कर देते हैं enzyme sites में। ये क्या होते हैं, takes place when C4 acid from the mesophyll is broken down. जब क्या होते हैं, C4 acid में होंगे मेसोफिल्स में, जब CO2 का ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन का रिलीज होता है, दिस मिनिमाइजेज द ऑक्सीजन एक्टिविटी, और ये मिनिमाइज कर देती है ऑक्सीडेशन एक्टिविटी रुबिस्को की। ये लैक करता है फोटो रेस्पिरेशन को, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है। टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर भी हो जाता है। हम देख रहे हैं C3 और C4 में क्या क्या डिफरेंस है, ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। C3 और C4, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन मेसोफिल सेल्स, और C4 में बंडल सेल्स में होता है। क्रैंज एनाटॉमी एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। RUBP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। RUBP है प्राइमरी एक्सेप्टर C3 में, और OA ऑक्सलो एसिडिक एसिड 4 कार्बन है, सॉरी PEP जो है ये प्राइमरी एक्सेप्टर है C4 प्लांट्स में, और RUBP है C3 प्लांट्स में। 3 PGA 3 कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। ऑक्सलो एसिडिक एसिड क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, 4 कार्बन होता है, OAA, और यहाँ पे 3 PGA। क्लोरोप्लास्ट क्या है, 1 टाइप है, ग्रेनल है। क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक, क्लोरोप्लास्ट क्या है, डाइमॉर्फिक है। ग्रेनल इन मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक है, ग्रेनल इन मेसोफिल सेल्स, ई ग्रेनल इन बंडल सेल्स। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस इज हाई, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल। हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, कितना है, 25 से 100 ml तक कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर। और लो कंसंट्रेशन कंपनसेशन पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का 0 से 10 मिलीलीटर का, कितना कम है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 है, और ये हाई ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, ड्राई ट्रॉपिक है। 35 से 40 डिग्री। फोटोसिंथेटिकली लेस इफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी लो, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। और यहाँ पे फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी हाई है,
इसके एग्जाम्पल है C3 में राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो, और C4 के एग्जाम्पल है मीज, सुगरकेन, शॉरगम, मरनथ। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की, अब हम वो देखेंगे। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में आता है नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंपनसेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल का। एक्सटर्नल में आता है सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन और वाटर। प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम देखेंगे 1905 में दिए थे। अगर एक केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, कोई केमिकल प्रोसेस है वो इफेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा फैक्टर में, रेट डिटरमाइन होता है उस फैक्टर से जो कि नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, उसके मिनिमम वैल्यू से नियरेस्ट हो, उससे उसका रेट डिफाइंड। इट इज अ फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ क्वांटिटी इज चेंज। अगर जैसे कि प्लांट, ग्रीन प्लांट है, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 may not photosynthesize in very low temperature। अगर बहुत ही लो टेम्परेचर में तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अगर उसी को ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए तो वो करने लगेगा फोटोसिंथेसिस। लाइट क्या है? लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, लाइट की कितना लाइट पड़ रहा है, कितना ज्यादा पड़ रहा है, कितना देर तक पड़ रहा है, सब ये इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस को। एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है इंसिडेंट लाइट CO2 फिक्सेशन रेट एट लो फोटोसिंथेसिस पे। हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी अगर होगी तो फर्दर इंक्रीज होगा, मतलब एकदम हाइट देते जा रहा है, हाई देते जा रहा है, उसके बाद क्या होता है एक लिमिट पे वो रुक जाएगा। कितना भी हाई दे ले उतना फोटोसिंथेसिस तो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही करेगा ना। ओके, at high light intensity the rate does not further increase but other factor become limiting। दूसरे फैक्टर लिमिटिंग, मतलब लाइट ही मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा लाइट और बाकी चीजें ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल पा रही है तो वो एक लिमिट तक काम करेगा, फिर काम करना बंद कर देगा। अदर फैक्टर लिमिट हो जा रहा है, लाइट ही खूब दे, एक ही चीज उसको देते जाए तो थोड़ी उसका ग्रोथ होगा। लाइट सैचुरेशन ऑकर होगा 10% ऑफ फुल सनलाइट में, except for plant in shades or in dense forest। Light is rarely a limiting factor in nature। लाइट क्या रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है नेचर में। हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट ब्रेक डाउन क्लोरोफिल, हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट मतलब हाई लाइट इंटेंसिटी जो अगर पड़े तो क्या होगा, क्लोरोफिल टूट जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस की कमी कर देगा, होगा ही नहीं वहां पे। मेजर लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 कंसेंट्रेशन इज वेरी लो इन द एटमोस्फेयर। CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ही लो है एटमोस्फेयर में, 0.03 से 0.04% में। इंक्रीज अप टू 0.05% causes the increase in CO2 fixation। हमने देखा है लो लाइट इंटेंसिटीज C3 डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी से इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है C4 प्लांट का शो करता है 360 ml पर लीटर पे, और C3 का इंक्रीज हो जाता है CO2 कंसंट्रेशन, सैचुरेशन सीन होता है 450 मिलीलीटर पे। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसंट्रेशन। हायर CO2 कंसंट्रेशन के कारण जो C3 प्लांट्स हैं सो इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेसिस को और हाई प्रोडक्टिविटी को। दिस फैक्ट इज फॉर सम ग्रीन, जैसे कि कुछ ही ग्रीन प्लांट्स जैसे कि टोमेटोज होते हैं, बेल पेपर होते हैं, दे आर ग्रोन इन दिस एटमोस्फेयर दैट लीड टू हायर यील्ड्स। और ये ग्रो होंगे जहाँ पे हायर यील्ड्स होगा वहां पे ये ग्रो करते हैं। टेम्परेचर जो है डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस। C4 plant responds to higher temperature and show higher rate of photosynthesis। जो C4 प्लांट होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर को और शो करते हैं हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। C4 प्लांट के पास लोअर टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा प्लांट का डिपेंड होंगी उसके हैबिटेट में। ट्रॉपिकल प्लांट्स है वह हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ट्रॉपिकल प्लांट के पास हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होंगे देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। वाटर क्या, वाटर स्टेज क्लोज करता है स्टोमाटा को
उसके बाद रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को। वाटर स्ट्रेस ऑल्सो विल्ड्स लीफ, ओके, रिड्यूस करता है सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स को और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने पूरे 50 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने पढ़ ली है। अब आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार इस वीडियो को देख के आपका पूरा फोटोसिंथेसिस है जो बहुत ही इजी लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।